नमस्ते मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज फिर हम टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला वीडियो जो कि टोटल 50 प्रश्नों का था वो हमने अपलोड कर दिया पहले भी। आज ही हमारा दूसरा वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि कल वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आज का वीडियो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति हेतु उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 3/4 व्यक्तियों की है गणपूर्ति हेतु आवश्यकता होगी। यदि नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध हम कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उस पर विचार करने के लिए बैठक में गणपूर्ति हेतु कुल हकदार व्यक्तियों की संख्या 3/4 होगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर है वो कौन थे? तो इसका पहला आंसर है महाराव संग्राम सिंह। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, महाराव संग्राम सिंह है। वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? प्रश्न की भाषा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पूछा गया कि सब कुछ जानते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करने से पहले एक समिति की सिफारिश लेता है, तो उस समिति में कौन शामिल नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समिति में सम्मिलित नहीं होता है। मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित होता है, विधानसभा का अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होता है तथा विधानसभा विपक्ष का नेता भी उसमें सम्मिलित होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग यदि सूचना नहीं दे तो उसके ऊपर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? मान लो राज्य सूचना आयोग है और हम किसी से सूचना मांग रहे हैं और वो हमें सूचना नहीं देता है, तो सूचना आयोग उस पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना है वो लगा सकता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर के गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। छठा प्रश्न है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनमें से सही विकल्प कौन सा है उसका हमें चयन करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि हरिशंकर भाबड़ा है वो राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। ये कथन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। आठवां प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 इसके अनुसार यदि हम प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसके लगभग 60 दिनों के बाद, यदि 60 दिनों में हम द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। तो आठवें का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होती है। राजस्थान के संदर्भ में बात की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था। और 11वां प्रश्न है कि ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, यही इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी निकायों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर में मिले हैं। 14वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। 14वां प्रश्न सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पावरलूम पर कपड़ों की छपाई बालोतरा की। मोठड़ा है जोधपुर का। और मसूरिया कैथुन कोटा का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा और चौथे में पहला। तो 14वें का सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है कि कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिंचाई परियोजना के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले का नाम दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावन भादो कोटा बिल्कुल सही है। सोम का आगदर उदयपुर बिल्कुल सही है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर ये भी सही है। परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है। परवन लिफ्ट बारां में है। और इस प्रश्न का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर में है। इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को आप कर लें। 16वां प्रश्न है कि भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भिक्षुकों का पुनर्वास ही भोर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। 17वां प्रश्न है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द्वितीय स्थान है राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखा है? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो 75-25 है। केंद्र का हिस्सा 75% है, राजस्थान का 25% है। 19वां प्रश्न है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? तो लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पाली जिला है, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। 21वां प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा प्रख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रख कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। 33वां प्रश्न है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। याद रखें कि 32वां बिहारी पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया था? डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो ये उनकी किस कृति के लिए है दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पचरंग चोला पहर सकीरी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पचरंग चोला पहर सकीरी नामक कृति किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा की है। इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। 24वां प्रश्न है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नागपुर में आयोजित हुई थी। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।